ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। केरल, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। असम में 5 और केरलम पुदुचेरी में शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आज बंगाल में 3 चुनावी रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तामलुक, आसनसोल और बीरभूम में जनता को करेंगे संबोधित। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को होने हैं चुनाव। राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर असम की जनता से की अपील। बदलाव के लिए कांग्रेस गठबंधन को वोट देने की कही बात। हिमंता सरकार पर लगाया राज्य को लूटने का आरोप। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका। सीएम हिमंता की पत्नी पर लगाए आरोपों से जुड़ा है मामला। आज होगी सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने मतदाताओं से की भारी संख्या में वोटिंग की अपील। असम, केरलम और पुदुचेरी की कुल 296 सीटों पर वोटिंग जारी। 4 मई को आएंगे नतीजे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। यातायात प्रबंधन के नाम पर वसूली का लगाया आरोप। कहा भाजपा के लिए एआई का मतलब आमदनी इनकम है। प्रियंका गांधी का बीजेपी सरकार पर तीखा हमला। पवन खेड़ा के घर हुई कार्रवाई को बताया शर्मनाक और अहंकार का प्रतीक। कहा सत्ता से सवाल पूछना लोकतंत्र की बुनियाद। आज दिल्ली पहुंचेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कल राज्यसभा सदस्य के रूप में ले सकते हैं शपथ। आज दिल्ली में होने वाले जेडीयू की हाई प्रोफाइल बैठक पर टिकी सबकी निगाहें। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का राज्य सरकार पर बड़ा हमला। प्रदेश में माफिया राज हावी होने का लगाया आरोप। कहा भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को मिल रहा सत्ता का संरक्षण। बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा बिहार में हर जगह मिल रही है शराब, सिर्फ नाम की रह गई है शराबबंदी। अमेरिका ईरान शांति वार्ता। पाकिस्तान में होगी बातचीत। जेडी वेंस करेंगे टीम लीड। 10 से 12 अप्रैल के बीच पाकिस्तान जा सकते हैं जेडी वेंस। लेबनान में इजरायली हमलों से एक दिन में 254 लोगों की गई जान। राष्ट्रीय शोक का किया गया ऐलान। ईरान बोला सीजफायर और जंग साथ नहीं चल सकते। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने की दी धमकी। कहा हमारी उंगलियां अभी ट्रिगर पर, सीजफायर अंतिम नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया हमला। नाटो पर साधा निशाना। सहयोगियों पर भी उठाए सवाल। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम वार्ता रही बेनतीजा। चीन की कोशिश हुई बेकार। तालिबान के सवालों से परेशान हो गए पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार। सोलर पैनल बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल पॉलीसिलिकॉन पर सरकार का बड़ा फैसला। देश में ही इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई पीएलआई योजना लाने की तैयारी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशों पर निर्भरता कम करना है मकसद। आरबीआई डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का बड़ा बयान। देश में सीबीडीसी लेन देन की संख्या 15 करोड़ के पार। अब तक 34,000 करोड़ रुपए से अधिक हुए हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन। आरबीआई का बड़ा फैसला। अब एनबीएफसी और कॉर्पोरेट्स के लिए भी खोलेगा टर्म मिनी मार्केट। बाजार के दायरे और मजबूती को बढ़ाने के लिए उठाया गया अहम कदम। सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में आएगी और अधिक तरलता। आरबीआई ने बैंकों के लिए नियमों को किया आसान। निवेश के लिए अलग से रिजर्व फंड रखने की मजबूरी होगी खत्म। हर 3 महीने के मुनाफे को सीधे अपनी मुख्य पूंजी में दिखा सकेंगे बैंक्स। रियल एस्टेट सेक्टर ने आरबीआई के फैसले का किया स्वागत। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने से घर खरीदारों का बना रहेगा भरोसा। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार उधारी लागत स्थिर रहने से आवासीय और वाणिज्य की मांग में आएगी तेजी। पश्चिम बंगाल
बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन से पहले ममता बनर्जी ने शक्ति प्रदर्शन किया। वो भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च करते हुए सर्वे बिल्डिंग पहुंची और अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के बाद जनता को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि लाखों वैध वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। ममता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 32 लाख नाम बहाल हुए, लेकिन 58 लाख नामों की फाइल अभी तक नहीं खोली गई है। करीब 27.6 लाख मामले अभी भी अटके हुए हैं। अगर चुनाव से पहले वैध मतदाताओं के नाम वापस नहीं जोड़े गए तो हम दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इस बार भवानीपुर की जंग बेहद हाई प्रोफाइल होने वाली है। ममता बनर्जी का मुकाबला एक बार फिर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से होगा। बता दें कि 2021 के चुनाव में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु ने ममता बनर्जी को हरा दिया था। अब भवानीपुर में दोनों दिग्गज एक बार फिर आमने सामने हैं, जिसे ममता अपना मजबूत गढ़ मानती है। ममता ने स्थानीय लोगों से जुड़ाव बनाते हुए कहा कि भवानीपुर मेरा घर है, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं बचपन से यहीं पली बढ़ी हूँ। उन्होंने विश्वास जताया कि 2026 में फिर से तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में वोटिंग होगी। 23 अप्रैल को पहले तो 29 अप्रैल को दूसरे चरण में वोटिंग होगी और नतीजे 4 मई को आएंगे। इतिहास गवाह है कि दुनिया को झुकाने के लिए तलवार नहीं, कलम की ताकत चाहिए। आज उसी महान कलम के जादूगर, भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हमें गर्व है बाबा साहब पर। जय भीम, जय भारत। अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से जारी जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्ते के सीजफायर पर सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते को लेकर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस ने सीजफायर में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की अत्यधिक व्यक्तिगत कूटनीति के लिए गंभीर झटका बताया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने निशाना साधते हुए कहा है कि हर जगह राहत की सांस ली जा रही है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल बताकर खारिज कर दिया, लेकिन अब स्वघोषित विश्व गुरु पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उनका खुद का घोषित 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है। उनकी कायरता न केवल इजराइल की आक्रामकता पर बल्कि व्हाइट हाउस में उनके करीबी दोस्त के जरिए इस्तेमाल की जा रही पूरी तरह से अस्वीकार्य और शर्मनाक भाषा पर उनकी चुप्पी से प्रदर्शित होती है। यानी कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके अलावा और भी कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। ईरान सीजफायर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने दोनों देशों यूएस और ईरान को आमने सामने बैठकर बात करने की ताकत दी। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। इसके अलावा सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सीजफायर को लेकर कहा कि जंग का नतीजा है कि लोग रसोई गैस के लिए तड़प रहे हैं। कोरोना काल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सबके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसका असर पूरे देश में पड़ रहा है। युद्ध बीमार हुआ है, विराम हुई है। मैं उसका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि युद्ध केवल 10 के दिन लिए नहीं, युद्ध हमेशा हमेशा के लिए खत्म। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम एशिया में बीते 40 दिनों से जंग जारी थी, जिस कारण हर देश में तबाही मची हुई है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई का बुधवार सुबह नोएडा में निधन हो गया। कांग्रेस नेता किदवई ने 94 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। नेहरू गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में गिनी जाने वाली वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई के निधन से पूरी भारतीय राजनीति को बड़ा झटका लगा है। 94 साल की उम्र में किदवई ने सुबह 4 बजे अस्पताल में आखिरी सांस ली। नोएडा के सेक्टर 40 स्थित आवास में मोहसिना किदवई की अंतिम यात्रा दोपहर 3 बजे निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गजों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। दिल्ली के निजामुद्दीन कब्रिस्तान में शाम 5 बजे उनको सुपुर्द खाक किया गया।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी शोक जताया और उन्हें अंतिम विदाई देने कब्रिस्तान पहुंचे। इससे पहले राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद मोहसिना किदवई जी के निधन की खबर अत्यंत दुखद है। वो कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ और निष्ठावान नेता थी, जिनका संपूर्ण जीवन जन सेवा का उदाहरण रहा है। अपनी सादगी, सौम्यता और गरिमामय राजनीतिक सफलता से उन्होंने देश की कई पीढ़ियों की महिलाओं को प्रेरित किया। दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। राहुल के अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शोक व्यक्त करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवई जी के निधन से मैं अत्यंत व्यथित हूँ, जिन्होंने अपने जीवन के 6 दशकों से अधिक समय राष्ट्र सेवा में समर्पित किए। लोकसभा और राज्यसभा में दीर्घकालिक सांसद और कई वर्षों तक कांग्रेस कार्य समिति की एक सम्मानित सदस्य के रूप में वो पार्टी के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में भी मार्गदर्शक बनी रही। उनका निधन कांग्रेस पार्टी और राष्ट्र के लिए एक गहरा नुकसान है। परिवार, मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले। बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार उनका निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। मोहसिना किदवई के निधन से उत्तर प्रदेश, खासकर बाराबंकी जिले में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। बता दें कि मोहसिना किदवई का जन्म 1 जनवरी 1932 को बाराबंकी के मसौली विकासखंड के बड़ा गांव में हुआ था। मोहसिना किदवई का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा और प्रभावशाली रहा। उनकी गिनती नेहरू गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में होती थी। कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिनी जाने वाली मोहसिना किदवई ने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की अगुवाई वाली केंद्र की सरकारों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी विकास, पर्यटन, परिवहन और ग्रामीण विकास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। मोहसिना किदवई के ननिहाल और ससुराल दोनों ही बाराबंकी जिले के मसौली क्षेत्र में थे। वो अक्सर अपने गांव आया करती थी। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और शुरुआत से ही सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गई। उत्तर प्रदेश से सियासी सफर का आगाज करने वाली मोहसिना किदवई सियासत में ऊंचाई की सीढ़ियां तेजी से चढ़ती चली गई और राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत जगह बनाई। मोहसिना किदवई अपने लंबे राजनीतिक जीवन में यूपी विधानसभा और विधान परिषद के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की भी सदस्य रही। वो मेरठ में लोकसभा सांसद रही और बाद में राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हुई। किदवई 2 बार छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य चुनी गई। वो 1978 उपचुनाव, 1980 और 1984 में मेरठ से सांसद चुनी गई। इसके बाद 2004 से 2010 और 2010 से 2016 तक राज्यसभा की सदस्य रही। गांधी परिवार की करीबी रही मोहसिना किदवई केंद्र सरकार में मंत्री के अलावा हज कमेटी की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उन्होंने कांग्रेस महासचिव के रूप में भी काम किया था। कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य भी रही। केंद्र में अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालने से पहले मोहसिना किदवई यूपी सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, समाज कल्याण और लघु उद्योग जैसे विभागों में मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं। मोहसिना किदवई की पहचान एक सुलझी हुई और प्रभावशाली राजनेता की रही, जिनका प्रदेश और केंद्र की राजनीति में लंबे समय तक दबदबा रहा। मृत्यु से कुछ समय पहले ही उन्होंने कानून दांवपेच में उलझे नेहरू भवन की पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाम कर दी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मोहसिना किदवई के आकस्मिक निधन पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि पार्टी का प्रदेश मुख्यालय नेहरू भवन उनकी ही देन है। अपने लगभग 6 दशक लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समाज की आवाज बुलंद करने और कांग्रेस संगठन को मजबूती प्रदान करने में अहम योगदान दिया। उनके परिवार के सदस्य महमूद किदवई ने बताया कि निधन की खबर से पूरा परिवार गमगीन है। उनके निधन की खबर से पूरे जिले, विशेषकर मसौली क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें मसौली की बेटी और देश के मजबूत महिला नेतृत्व की पहचान बताया। जिसका मुझे इंतजार
अमेरिका सोचता है कि नए राष्ट्रपति बदलने से हमारी किस्मत बदल जाएगी। मैंने ऐसे कई चेहरों को आते और खाक में मिलते देखा है। जनरल सलामी ने जो 7 शर्तें दुनिया के सामने रखी हैं, वो सिर्फ धमकियां नहीं हैं। वो मेरा आखिरी और अटल फैसला है, जो अब बदला नहीं जाएगा। अमेरिका के सैटेलाइट दिन रात आसमान से हम पर नजर रखते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि हमारी असली ताकत आसमान में नहीं, जमीन के सीने में दफन है। हमने इन पहाड़ों के बहुत नीचे ऐसे खौफनाक शहर बसा रखे हैं, जहां अमेरिका का कोई भी रडार या हथियार कभी नहीं पहुंच सकता। इन्होंने 40 सालों तक हम पर पाबंदियां लगाकर हमें झुकाने की कोशिश की, पर इनकी उसी आग ने हमारे इरादों को फौलाद में बदल दिया। अमेरिका सिर्फ ईरान की फौज से लड़ने ख्वाब देख रहा है। मेरे एक इशारे पर पूरे मिडिल ईस्ट से ऐसी सुनामी उठेगी जो उन्हें बहा ले जाएगी। खाड़ी में तैरते हुए अमेरिका के बड़े बड़े जहाज हमारी नजरों के बिल्कुल निशाने पर हैं। एक गलती और वो लोहे के ताबूत बनकर समंदर में डूब जाएंगे। पश्चिम के नेता गुस्से और जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, पर हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी खामोशी और सदियों का वो सब्र है जो कभी नहीं टूटता। सिपाही सिर्फ तनख्वाह और तेल के लिए लड़ते हैं, पर मेरी कौम अपने अकीदे के लिए लड़ती है, और जिन्हें मौत का खौफ नहीं होता, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। अमेरिका के गुरूर का सूरज अब बहुत तेजी से ढल रहा है। दुनिया का नया सवेरा अब इस तरफ से होगा और उसकी चाबी हमारे पास है। हमारे सब्र का इम्तिहान लेने की भूल कभी मत करना। जो तबाही हमने छुपा कर रखी है, वो तुम्हारे पूरे साम्राज्य को राख कर सकती है। जमीन के नीचे का राज जानना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और पार्ट 2 के लिए नीचे माशाअल्लाह कमेंट करो। इतिहास गवाह है कि दुनिया को झुकाने के लिए तलवार नहीं, कलम की ताकत चाहिए। आज उसी महान कलम के जादूगर, भारतीय संविधान के शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हमें गर्व है बाबा साहब पर। जय भीम, जय भारत। हमारी ओर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। शान अपनी देंगे इस पे। मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। आंधी रोके या फिर पर्वत टकराए, जब जब देश ने तुम्हें पुकारा तुम आए। आंधी रोके या फिर पर्वत टकराए, जब जब देश ने तुम्हें पुकारा तुम आए। सर पर बांधे कफन तुम आए,
बार फिर आओ, एक बार फिर आओ, ये देश पुकार उठा, ये देश पुकार